आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां बात हम शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से, उसके बाद बात करेंगे जनाब जम्मू कश्मीर की, बात करेंगे दिल्ली के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इजलास से कबल एक अहम तरीन बयान सामने आया है। वो बयान है कि और क्यों जम्मू और श्रीनगर के अवाम इस बार सबसे ज़्यादा नजरें मरकूज किए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर पर। ये सारी बातें एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, आपको ताज़ा तरीन हालात से आगाही करेंगे। 10 बजे तक लगातार ये प्रोग्राम चलेगा और आप और हम बात करेंगे बराह रास्त 9:40 पर जब हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी। आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा, अपने मामलात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी तरफ से जब आप इस नशियात को टीवी पर देख रहे हैं तो अब आप इन नशियात को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर आ सकते हैं हमारे, उसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ कू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सूरत हाल से हर पल आपको आगाही हो सके। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और आज के दिन की क्या कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं उस पर आने से पहले माजी में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है, यादों के झरोखे में चलते हैं और सीधे हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आप सभी को। प्रोग्राम सलाम जे के आप दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त सुन रहे हैं और 9:36 हुआ चाहते हैं। अब सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक हम हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलेंगे और आज का दिन क्यों अहम है, माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है उस पर जरा नजर दौड़ाते हैं। तारीख में आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, तकरीबात भी हो रही हैं। और 13 नवंबर का दिन 1993 में आज ही के दिन सरदार फारूक अहमद खान लुगारी पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए थे। 13 तारीख को ये आज का दिन 1971 में भारत पाकिस्तानी हुदूद में मुदाखलत करा सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की तरफ से एक खत पेश किया गया जिसमें शिकायत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने की भारत को लेकर। साल 1903 में आज ही के दिन अमेरिका ने पनामा की आज़ादी को बिलाखिर तस्लीम किया और 1918 में ऑस्ट्रिया जमहूरी मुल्क बना। ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया साल 1918 में। 1968 का साल, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान में आज ही के दिन गिरफ्तार हुए। 1997 में सलामती काउंसिल या जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने इराक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी थी। साल 1985 में कोलंबिया में आतिशफशां फटने से 23,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे, लावा निकला था और एक बहुत बड़ी आबादी इसकी जद में आई थी। साल 1985 था। 13 नवंबर 2015 पेरिस के अंदर हमला हुआ, 130 लोगों की जान गई, 350 से ज्यादा जख्मी हुए। और इस हमले के बाद हालांकि 3 से 4 मजीद हमले पेरिस शहर के अंदर ही हुए, लेकिन आईफिल टावर को निशाना बनाने की जो आज की कोशिश की आज के दिन साल 2015 में, उसकी 6ठी बरसी है। 130 लोगों की जान आज के दिन इस हमले में गई थी। इसके साथ साथ अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदा और बात सबसे पहले कुछ कौमी खबरों की और भारत और पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। चूंकि गुज़श्ता 2 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि बाबा गुरु नानक देव जी का यौम पैदाइश है। 17 से 26 तारीख पर जहां पर करतारपुर साहिब तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा और इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से भारत से पहले इसके लिए पेशकश भी की गई थी कि वो फौरी तौर पर अपनी तरफ से उसने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन भारत से भी दरख्वास्त की गई थी कि वो फौरी तौर पर सिख यात्रियों के लिए इस खास मौके पर और मुकद्दस मकामात पर आने की इजाजत दे। और अब भारत की तरफ से एक अहम पेशकश की गई है और बाकायदा जो 552वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी गुरु नानक देव जी की 17 से 26 तारीख तक जो तकरीबात होंगी करतारपुर साहिब में, उसके लिए भारत की तरफ से 3000 वीजा जो हैं वो सिख यात्रियों को जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से कल एक खुसूसी निशस्त के दौरान 3000 वीज़ाओं को क्लियर कर दिया गया है, जिन सिख यात्रियों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में अपने दस्तावेजात जमा किए थे कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और वो 552
यौम पैदाइश के मौके पर गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के सिलसिले में जो 17 से 26 नवंबर के बीच में तकरीब मुनक्किद होने जा रही है दुनिया भर के अंदर, खुसूसी तकरीब पाकिस्तान के अंदर होनी है। इस सिलसिले में लगातार जो थी वो कोशिशें चल रही थी और अब 3000 सिख श्रद्धालुओं के वीज़े को कल पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से क्लियरेंस जो है वो दे दी गई है। और ये बात काबिल जिक्र है कि पहले 3000 का तो क्लियर कर दिया गया था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि तकरीबन 1500 जत्थेदार जो है जो हिस्से में जो पाकिस्तान जाएंगे जिस 17 से 26 तारीख के दरमियान, और जो सेट प्रोटोकॉल दोनों मुल्कों के बीच में है सन 1974 का जो प्रोटोकॉल है जिसके तहत मजहबी मकामात पर आने जाने की पर पाबंदियां आयद नहीं होंगी और फैसिलिटेट किया जाएगा एक दूसरे को, उसके बुनियाद पर ही यह मामला जो है वो आगे बढ़ाया गया। तो फिलहाल बड़ी खबर है कि 17 से 26 नवंबर के दरमियान अब तकरीबन 3000 सिख श्रद्धालु जो है वो पाकिस्तान का सफ़र करेंगे और पाकिस्तान में जब वो जाएंगे तो गुरु नानक जयंती के सिलसिले में जहां गुरु नानक गुरपुरब सेलिब्रेट किया जाएगा वहीं पर वो मुख्तलिफ मकामात पर जाएंगे, जिनमें गुरुद्वारा दरबार साहब भी वो जाएंगे, पंजा साहब जाएंगे, डेरा साहब जाएंगे, करतारपुर जाएंगे और गुरुद्वारा सच्चा सौदा की भी जियारत करने के बाद वो वापस आएंगे। तो ये खैर सगाली जज्बे के तहत जो है इसको खोलने का फैसला लिया गया था और दोनों मुल्कों की पेशरफ्त के बाद अब 3000 वीज़े जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से। और बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने रात देर के एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक और इस बात की वजाहत कर दी है। तो ये तो थी बात जनाब पाकिस्तान के हवाले से। अब जरा आते हैं आगे, बात जब पाकिस्तान की हो रही है तो आप एक और बड़ी खबर भी पाकिस्तान की ही आपको बताते चले, क्योंकि आपको याद होगा अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तानी दौरे के दौरान इमरान खान के साथ उन्होंने उस इमदाद का मामला भी उठाया जो इमदाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए भेजी जा रही है, अफगानिस्तान के लिए भेजी जा रही है। और वो गुंदम जिसे सरहद पर रोका रखा है और किसी तरीके से उसे पार आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने ये मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उठाया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें इंश्योर किया है कि वो इस मामले पर हमदर्दाना गौर करके इस इमदाद को पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो पिछले 1 महीने से मामला अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, उस मामले पर पेशरफ्त करवाई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने। और आमिर खान मुत्तकी ने जब यह मामला अफगानिस्तान का मामला पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के सामने उठाया तो उसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब ये मामला जो है वह हल होता हुआ नजर आ रहा है और इमरान खान की तरफ से एश्योरेंस दी गई है कि उनकी हुकूमत इस इमदाद को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। भारत सरकार की तरफ से अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के साथ राब्ता किया गया था जिसमें यह कहा गया कि 50,000 मीट्रिक टन गुंदम जो है वो अफगानिस्तान पहुंचाना है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अटारी वाघा सरहद पर इस बात का फैसिलिटेशन दिया जाए ताकि इस गाड़ियां जा सके या कुछ इस तरीके का बंदोबस्त किया जाए कि वहां से अफगानिस्तान की गाड़ियां आकर इसे ले सके। लेकिन पाकिस्तान की सर्द महरी की वजह से अक्टूबर से लेकर आज 13 तारीख तक इस पूरे मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन डॉन खबर रसा इदारे और दीगर जरायों से जो खबर सामने आई है वो यही है कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने यह मामला जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ उठाया तो कोई चारा नहीं लगा इमरान खान को यह कहने में कि इस इमदाद को अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए इमरान खान भी अब कोशिश करेगा। लगातार मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से यह खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान इसमें नकार रहा है, पाकिस्तान इसको एलो नहीं कर रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान पर भी काफ़ी ज़्यादा शदीद तनकीद इस पूरे मामले पर हो रही थी और कहा जा रहा कि दोहरी पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान अपना रहा है। जी आसिफ, इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो रद्देमल जाहिर किया गया है कि खित्ते के अंदर खुशहाली हो, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक इकदाम में से ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि तिजारत को फरोग देने के लिए और अफगान भाइयों को इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो नकलो हरकत गंदम की होती है वो कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यकीन दहानी कराई गई है कि वो इस मामले पर गौर खौज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दीगर कुछ अहम मामलात पर भी नजर दौड़ाते हैं और बात जरा अमेरिका और चीन के हवाले से भी आपको बताते हैं। चूंकि अमेरिका और चीन के दरमियान
ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं और अब एक और अहम समिट 15 तारीख को होने जा रहा है, यानी सिर्फ 2 दिनों के बाद, जहां पर वर्चुअल समिट के दौरान 15 नवंबर को चीन और अमेरिका के सदूर मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस बीच जो जानकारी दी गई है उसमें बाइडेन का ओहदा संभालने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। और व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन 15 नवंबर को चीन के सदर शी जिनपिंग से वर्चुअल मुलाकात करेंगे। और जब ये मुलाकात होगी तो 9 सितंबर को दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी उस दौरान आज की ये जो मीटिंग यानी 15 तारीख को वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है, दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, तब उस पर तबादला ख्याल किया गया था और कहा गया था कि वो बहुत जल्द फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से इजाजत नहीं मिली। दोनों सुदूर अमेरिका और चीन के दरमियान जो मसाबकत का जिम्मेदाराना इंतजाम है उसको बेहतर करने की कोशिश पर बात करेंगे और दीगर मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर तफसीली गौर व खौज किया जाएगा। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया है जिसमें दोनों रहनुमा अपने दोनों ममालिक के जो मुश्तरका मफादात हैं इसकी सूरत में मिलकर काम करने के हवाले से भी बात करेंगे, ये साफ किया गया है। और तीसरी बात कि जो बाइडेन अमरीकी मंसूबों और तरजीहात को वाजे करेंगे चीनी सदर के सामने और चीन के हवाले से अपने तहफ्फुज़ात से भी चीन के सदर शी जिनपिंग को आगाह किया जाएगा। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चले कि इसी साल अवाइल में दोनों लीडरान के दरमियान जो बाइडेन की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने के बाद सितंबर में पहली मर्तबा चीन के सदर के साथ उस सारी कश्मकश के दौरान टेलीफोनिक राब्ता किया गया था जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वबाई सूरत हाल के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार चीन को उस वक्त ठहराया जा रहा था और उस वक्त दोनों आलमी ताकतों ने राब्ता किया था। लेकिन अब वर्चुअल मीटिंग 15 तारीख को होने जा रही है। अब जरा वापस मुल्क की खबरों पर लौटते हैं और सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं। चूंकि 16 जनवरी इसी साल यानी 2021 को रवांबरस सरकार ने जिस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई थी उसको मजीद तेज करने के लिए कोशिशें अब शुरू हो गई हैं। घर घर वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत ने अब बाकायदा मंजूरी दे दी है और ये मरकजी वजारत सेहत की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया कि हेल्थ वर्करों को हुकूमत की तरफ से जरूरी हिदायत जारी कर दी गई कि जिन अजला के अंदर 50% से कम इस वक्त कोविड-19 के केसेस हैं वहां पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा। अब तक आपको याद होगा कि वैक्सीनेशन का आगाज बाकायदा सेंटर से हुआ था 16 तारीख से और उसके बाद पहला और दूसरा डोज लेने के बाद या कामयाबी जिसे सरकार दे रही थी, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो तैयार करदा वैक्सीन हैं उनकी डोजेज मुख्तलिफ रियासतों में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर दी जा रही थी। और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आज के वक्त में भी कई रियासतों ने तकरीबन 80% के आसपास जो कोटा था पहली खुराक का और वैक्सीन की दूसरी खुराक का वो मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अब बाकायदा आज सरकार ये कह रही है कि बहुत बड़ी एक आबादी मुल्क के अंदर है जो वैक्सीनेशन सेंटर्स का या मराकज का रुख नहीं कर सकती, लिहाजा ऑफिशियली सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि मुल्क में टीकाकारी के अमल को मजीद बेहतर और कामयाब बनाने के लिए अब बाकायदा घर घर कैंपेन चलाने की जरूरत है। और इसके लिए तमाम जो मजहबी पेशवा है, उलमाए दीन हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जो पंडित हैं, उन तमाम लोगों से सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो बाकायदा इस मुहिम को कामयाब बनाने में कलीदी रोल अदा करें। और दूसरी बात, मकामी सतह पर चाहे वो गांव हो, दूर दराज के इलाके हों, वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर जो मजहबी रहनुमा है उनसे कहा गया है कि वो लोगों को बेदार भी करें और उन तहफ्फुज़ात को दूर करने की कोशिश करें जो खदशात लोगों को है वैक्सीनेशन के हवाले से। डॉक्टर अगनानी जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं वजारत सेहत की तरफ से, उन्होंने ये जानकारी दी। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब कोविड के हवाले से। फटाफट से आपको यह भी बताते चले कि मजहबी झंडा लगाने पर गोरखपुर में लगा एफआईआर और एफआईआर के बाद पुलिस का बयान भी आया सामने। यानी जब भी आप कोई मजहबी झंडा लगाएं तो उससे जरा ध्यान से लगाएं क्योंकि अब एफआईआर लग रही है। और खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं जहां पर 4 लोगों के खिलाफ सेडेशन के चार्ज यानी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में और पाकिस्तानी झंडे को होस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन एक तरफ से जहां शिकायत एफआईआर दर्ज नहीं हुई बल्कि शिकायत दर्ज हुई है, वहीं दूसरी तरफ से पुलिस का बयान भी सामने आया है कि किसी भी तरीके का कोई पाकिस्तानी झंडा उन दोनों घरों पर नहीं दिखा जिन दोनों घरों की वीडियो बनाकर दिखाई गई थी। ताहम घर वालों ने वो दोनों झंडे पुलिस के हवाले कर दिए जो उन्होंने चढ़ाए थे। अब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या कि मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग, ये कोट अनकोट करके मैं एसएसपी को बता रहा हूं। और ये 4 लोग जो गोरखपुर के अंदर
सेडेशन चार्जेस के अंदर जिनको बुक करने की बातें हो रही थी, उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने घर की छत के ऊपर सब्ज हिलाली परचम लहराया है। और इसके बाद एक कंप्लेंट जो मनोज कुमार अवस्थी है, एडिशनल एसपी, उनको यह कहा गया कि पाकिस्तानी झंडा जो है वह लहराया गया। आनन फानन में पुलिस हरकत में आई और हरकत में आने के बाद पता लगा कि हिलाली परचम और पाकिस्तानी परचम में काफी फर्क है। यानी मजहबी परचम लहराया गया था, गलती से उसको पाकिस्तानी परचम कहलाया गया और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन पुलिस ने आखिर पर यह साफ कर दिया कि परचम की पहचान न होने की वजह से गलत इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी गई, जिसकी वजह से काफी मुश्किलें उन दो घरों को उठानी पड़ी जिन्होंने सब्ज हिलाली परचम लहराया हुआ। तो बहरहाल ये तो खबर थी जनाब उत्तर प्रदेश की। अब बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की आपको बताते हैं, क्योंकि इसी से मुंसलिक एक और खबर भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ज़राए अबलाग पर नजर तो है ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ चल रहा है उस पर गहरी नजर रखी जा रही है और उसका तोड़ कैसे किया जाए, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हुकूमत लगातार प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी जो है वो कर रही है। और यही वजह है कि पिछले साल डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बात के लिए मुतलब्बे किया था कि इसका काउंटर करने के लिए, यानी जो नैरेटिव फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पेश किया जाता है उसका काउंटर करने के लिए कमर बस्ता हो जाए, पुलिस एफआईआर्स करे, चालान्स करे, ताकि किसी भी तरीके से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए नैरेटिव जो है वो ऐसा क्रिएट ना करे जो हुकूमती मफादात के खिलाफ हो। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि पुलिस स्टेशन लेवल पर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को इनेकाद किया जाए ताकि हर एक फर्द को इस सिलसिले में पता लगे। ये हुक्मनामा पिछले साल जारी हुआ था जब कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब खबर यह है कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लगातार प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां चल रही है, उसमें पूरी तरह से नकेल कसने में शायद पुलिस पूरी नाकामयाब नहीं हुई है। एक तरफ से ये खबर आ रही है और दूसरी तरफ से सोशल मीडिया को लेकर यह भी कहा गया था कि जो लोग इस तरीके का फॉल्स प्रोपेगेंडा या इंटेलिजेंस गैदरिंग पर सवाल उठाते हैं उनके खिलाफ जो है वो पर्चे लगने चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। उस सिलसिले में भी रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हिलाल आमजूरी फोन लाइन पर श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर पुलिस से तफसीलात तलब की है कि ये जो नैरेटिव पेश किया जाता है सोशल मीडिया पर, इसका तोड़ क्या कुछ आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये जो 100 घंटों की ट्रेनिंग का मामला था, क्या कुछ पूरी खबर है, मरकज क्या कुछ चाहता है और रियासती इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है? देखिए गौहर, दरअसल जो साइबर क्राइम हम देख रहे हैं कि काफी बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर भी। तो इस तरह से अब एक अवेयरनेस जो सोशल मीडिया और उसके साथ साथ साइबर को लेकर पुलिस को आम में पैदा करनी थी, तो उसमें कितनी सक्सेस अभी तक हासिल हुई है, उस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस से कहा है कि वो अपना जो कारकर्दगी है वो दिखाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले ही पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल, तो उसमें उन्हें ये रेकमेंड किया गया था, उन्हें ये सिफारिश की गई थी कि पुलिस स्टेशन लेवल पर अवेयरनेस जो है साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी को लेकर उसकी जो है फैलाने की जरूरत है। तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मानना है कि ये काफी लीस्ट प्रेफरेंस इसमें दी गई है, इसमें तवज्जो काफी कम दी गई है। और उसके साथ साथ जो मॉडर्न पुलिसिंग है और उसके साथ साथ जो ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इसमें जो डीआईजी हो, एडिशनल डीजी हो या उसके साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल हो, सुपरिंटेंडेंट्स हो, पुलिस के जो बाकी अफसरान हो, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी रही है इन 100 घंटे की इस ट्रेनिंग में। तो उसमें भी कहा गया है कि आप वजाहतन अपनी तफासिर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज दें, ताकि जो सोशल मीडिया से लेकर दूसरी साइबर प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो एक होस्टाइल नैरेटिव चलाया जा रहा है,
उसको रोकथाम करने के लिए आपकी कारकर्दगी क्या रही है, उस पर अब मरकजी सरकार की जानिब से इनसे रिपोर्ट मांगी गई है। एक चीज और भी हिलाल बताइएगा कि मौजूदा वक्त में जो समाजी राब्ता साइटों पर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से एक अलग किस्म का या नेगेटिव एक तरह का नैरेटिव है, जिस पर पुलिस की तरफ से हालिया जो वाकयात सामने आए, हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा या और भी ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने रहे जहां पर पुलिस या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जरूर शिकंजा कसती नजर आई, लेकिन इन सब के बावजूद मुकम्मल तौर पर या जो साइबर पुलिसिंग को मजीद बेहतर बनाना था, पिछले साल भी जो हिदायत दी गई थी जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वो अमलाने में पुलिस पूरी तरह कामयाब रही हो, जिसका हम ये कहें कि नतीजा शायद पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर हुआ हो? देखिए, आज से पिछले साल जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाकायदा तौर पर ये हिदायत जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए थे कि आप पुलिस स्टेशन लेवल पर मास अवेयरनेस करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि आप जो वहाँ इस इलाके में जहाँ आप इसकी अवेयरनेस करेंगे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में आप उसको प्रमोट करेंगे, ताकि आम लोग भी समझ सकें कि ये साइबर क्या है, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव क्या है। क्योंकि आपने इसी जम्मू कश्मीर के अंदर देखा होगा कि यहाँ सरकार से मुंसलिक कितने ऑर्डर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, टैंपरिंग करके ऐसे ऑर्डर जारी किए गए जिससे फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला दी गई है। तो ऐसे रोकथाम, ऐसे कोशिशों को रोकने के लिए इस तरह की अवेयरनेस कैंप की जरूरत बताई गई थी, लेकिन उस पर किसी न किसी हद तक जब हम देखते हैं तो उस लेवल के वो अवेयरनेस कैंप जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुए हैं, जिसका प्रोविजन कहीं ना कहीं अब MHA ने लिया हुआ है। और यही वजह है कि उन्होंने अब जम्मू कश्मीर की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे इस हवाले से रिपोर्ट मांगी है कि आज तक जनाब आपने कितना काम किया है, क्या कारकर्दगी दिखाई है, और जो साइबर थ्रेट्स है उसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या कुछ किया हुआ है। इसी हवाले से उनसे ये रिपोर्ट तलब। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हांजुरी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं। अहम और बड़ी खबर इसलिए ये अहम है क्योंकि अब जो बात हम करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक सीधे सीधे से बनता है जी ड्रग्स के साथ, और ड्रग्स के साथ मतलब कि किस तरीके से मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और कितने लाख लोग जो है वो इस मंशियात की लत में आ गए हैं। अब तक हम गैर सरकारी इदारों से आपको तफसीलात फराहम करते थे, लेकिन आज सरकारी तौर पर एक फिगर सामने आया है जिसके तहत 6 लाख लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी तौर पर इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि कमोबेश 6 लाख लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं, और उनमें 90% आबादी जो है, यानी 90% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र की हद 17 साल से शुरू होती है और बालाई हद जो उनकी है वो 33% है। सबसे ज्यादा 17 से 33 साल की उम्र तक लोग इस दलदल का शिकार हो रहे हैं। सरकारी आदादोशुमार 6 लाख, गैर सरकारी आदादोशुमार जो है वो इससे ज्यादा है, लेकिन फिलहाल अगर सरकारी आदादोशुमार को मैं बेस मानूं तो 6 लाख भी बहुत कम नहीं है, और उसमें 90%, 6 लाख में 90% नौजवान 17 साल से 33 साल की उम्र की हद। और ये डाटा स्टेट लेवल कमेटी ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन की मीटिंग के दौरान सामने आया है। नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग चीफ सेक्रेटरी ने कल बुलाई थी, उस मीटिंग के अंदर इस बात का खुलासा हुआ कि 6 लाख लोग बराह रास्त ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें 17 से 33 साल की उम्र के लोग जो है वो 90% है। चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो हुक्मनामा इसके बाद जारी किया गया, कहा गया कि रिहैबिलिटेशन विक्टिम्स की बड़े पैमाने पर की जाए, यानी रिहैबिलिटेशन उन लोगों की जाए जो लगातार ड्रग्स लेते हैं। लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, इस पूरे ऑर्डर के अंदर जो एंटी नारकोटिक टेरर फोर्स के लिए दिया गया है, उसमें मुझे एक चीज नजर नहीं आई कि मंशियात का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कुछ आप करेंगे। देखिए, लगातार वो कोई दिन नहीं है जब हम आपको ये वीडियोस इस तरीके के नहीं दिखाते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर नहीं देखते कि कितने हजार किलो जी पकड़े गए और क्या कुछ हो रहा है।
लेकिन एंटी नारकोटिक टेरर फोर्स का काम बेहद अच्छा चल रहा है। जम्मू श्रीनगर के अंदर बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज तक सरगने की गिरफ्तारी कभी तक नहीं हुई कि जनाब ही इज द मेन कल्प्रिट, जो जिसकी तारे पाकिस्तान से है, जिसकी तार पंजाब से है, जिसकी तार अदर स्टेट से है, जहां से ये अफीम आता है, जहां से ये चर्च आता है, जहां से ये गांजा आता है, जहां से मंशियात आता है। तो एक तो वो आज तक देखने को नहीं मिला। लेकिन सरकार ने अब मैपिंग का फैसला लिया, यानी जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मंशियात को उगाया जाता है और उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने अब बड़े पैमाने पर जो है वो कदम उठाए। सैयद जमुल के पास चलते हैं। सैयद जमुल, आज सरकारी आदादोशुमार ये बताते हैं कि 6 लाख से ज्यादा, एक तरफ बाकी बीमारियां अभी कम नहीं हुई थी या परेशानियां कम नहीं हुई थी, लेकिन आज के वक्त में भी मंशियात का कारोबार या इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलविस लोगों की तादाद लाखों में बनती है। कितना बड़ा चैलेंज और परेशानी मकामी सतह पर इंतजामिया के लिए और वालिदैन के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में खुसूसन बेदारी मुहिम का आगाज गुज़श्ता 2-3 बरसों के दौरान किया गया। इससे कबल कितने लोग थे उसके एदाद-ओ-शुमार या आंकड़े जो थे वो खुफिया तरीके से रखे जाते थे, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में जो कल इंतहाई अहम कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ये बात सामने आई कि 6 लाख के करीब अब जम्मू कश्मीर में 17 और 33 बरस के बीच में नशीली अद्वियात, मनशियात का इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और बकिया इलाकों में पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के लोकल यूनिट जो है वो इस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाती है बहुत सारे लोगों की जो इसमें मुलविस पाए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक उलमा, खतीब हजरात, रिलीजियस हेड्स और वो मकामात जिनका असर सियासी तौर पर और समाजी तौर पर बड़ा असर रखता है, उनकी बात में बड़ा दम होता है, उन्होंने अभी तक इस बारे में ज्यादा बात नहीं की है। वजूहात कुछ भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह, गिरफ्तारियां होती रही, बच्चे को कोर्ट से जमानत मिलती रही, पुलिस बेबसी में रही, क्योंकि जिस वक्त आप चालान पेश करते हैं उसके बाद इस बच्चे की जमानत तो आप दे ही देते हैं और वो दोबारा घर आकर वालिदैन से असरार करता है कि वो बाहर जाना चाहता है, वो चंडीगढ़ में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, पंजाब जाना चाहते हैं, दिल्ली में रहना चाहते हैं, यानी वो फैमिली से दूर रहना चाहता है, अलग अलग दूसरे माहौल में रहना चाहते हैं जहां पर उसकी इन आदतों को रोकने के लिए या चेक करने के लिए कोई वहां पर मैन पावर खड़ा ना हो। इसी तरह से मुझे लगता है कि कश्मीर में खासकर सोपोर, बारामूला, शोपियान, कुलगाम, बांडीपोरा शहर के डाउनटाउन, सिविल लाइन एरियाज, लो लाइन एरियाज में बड़ी तादाद में केसेस आने लगे हैं। और बड़ी अहम बात है कि जो लोग ये मनशियात का कारोबार करते हैं, जो लोग ये मनशियात के आदी इन बच्चों को बनाते हैं, 17 साल की उम्र आप 11th क्लास में या 10th क्लास में होंगे, उसके बाद 33 तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर जिस्म को ये खोखला कर देता है, आपके अजहान, आपके सोच को, सलाहियतों को खत्म कर देता है। उसके बाद जब इस उम्र के पड़ाव में बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे जाने लगते हैं तो दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एक चेन बन जाता है। लेकिन पुलिस, और मुझे लगता है कि इस पे सेमिनारों की जरूरत है, इस पे बात खुलकर करने की जरूरत है ताकि इस आने वाली पौध को, आने वाली जनरेशन को हम बचा सकें। और आजकल आपने देखा होगा आसिफ की मुख्तलिफ अजला में पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू करी। कल ही मैंने देखा कि राजपुरा पुलिस में डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद शफी ने गिरफ्तारियां लाई, कहा एजाज नजार ने एजाज अहमद डार को ये चीजें देनी थी और बाद में हमने इतनी बोतलें वहां से जब्त की। इसी तरह से कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग का बड़ा अहम रोल है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन के बाद जो है वो उन अफराद की है जो रिलीजियस हेड के तौर पर है, मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक रखते हूँ, लेकिन उनकी बात जो है उस पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के साथ इस मर्ज को खत्म किया जा सकता है। वो ये कि आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि हालांकि वक्तन फक्तन जब भी रिपोर्ट्स आई हैं पुलिस की या हमने देखी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में भी ये खुलासा होता रहा कि सरहदों से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक मंशियात का कारोबार करने वालों का जो चेन है वो कम होने के बजाय हर गुजरते साल के साथ बढ़ा है। लेकिन जिन लोगों को वालिदैन की तरफ से, जिन नौजवानों को या फिर इंतजामिया की तरफ से मेन स्ट्रीम में लाकर उनको फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है या उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, क्या वो जिस हिसाब से हमारी परसेंटेज है आज के वक्त में वैली के अंदर या जम्मू प्रोविंस के अंदर, उस हिसाब से नौजवानों की जो तादाद है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा हमारे पास वो सेंटर्स हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं? अगर हैं तो अवेयरनेस आज के वक्त में कितनी है?
बहुत कम है। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड जितना भी अभी तक काम सरकार की तरफ से किया गया, आपने गिरफ्तारियों की बात की, आपने उन लोगों के बारे में जो किसी मुल्क से, किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह सफर करके उनका ये कारोबार है जिसको धंधा कहते हैं, और जिसमें वो ना आप देखते हैं ना ताप देखते हैं, कौन लोग खाते हैं, क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं अगले साल में ये इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हालांकि उनकी तादाद बहुत कम है, हमारे SMHS और बाकी अस्पतालों के साथ साथ मुख्तलिफ वार्ड्स में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में एक यूनिट रखा गया है। पुलिस का रिहेबिलिटेशन रिकाउंसिलेशन जो है वो भी अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन जी बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को वहां रखना नहीं चाहते हैं। बेसिक प्रॉब्लम दूसरी है कि जब बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तो बच्चे के सामने ये बच्चा ही हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त वालिद असरार करता है कि इसकी गलतियों की वजह से इसे बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, तो कहीं माँ का प्यार, कहीं नानिहाल से फोन आएगा, कहीं रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। बच्चा रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहना नहीं पसंद करता है, और जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन सेंटर की जो क्रेडिबिलिटी या जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो कहीं हमें कम नजर आती है। लेकिन जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, कुछ लोग, जो हमने कई एक डॉक्टर से बात की, तो कुछ बच्चे वापस आ गए जिनकी जहनी नशोनुमा में तब्दीली आई है, और उन्होंने अहद किया हुआ कि आइंदा वो इस तरह से मनशियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अशफाक साहब, बड़ी अहम बात है कि हमने बहुत असासा खोया, हमने कम उम्री में बच्चों को आपस में लड़ते पाया, हमने कई बच्चों को आपस में नशीली मनशियात का इस्तेमाल करने के बाद आपस में लड़ बैठते हैं और एक दूसरे की जान भी लेते हैं। इतनी खतरनाक है ये मनशियात, इतनी खतरनाक है ये चीजें, जिसके आप स्टैंड बाय पे रहिएगा, क्योंकि एक और चीज भी है, वो जरा हम थोड़ी देर में आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट जो साल 2021 जून के महीने में आई थी, उसमें 3 साल का खाका दिया गया था, गैर सरकारी इदारों की तरफ से कहा गया था, और ये कहा गया था, देखिए जो 2018-19-20 या 18-19-20 है, उसमें ड्रग का मामला जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और कितना बड़ा है जी, आपकी मेरी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है, 1500% बड़ा है। ये गैर सरकारी तौर पर एक रिपोर्ट सामने आई थी, और उसमें यह कहा गया था मेजर पोर्शन ऑफ ड्रग जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर आता है जी, और कुछ पोर्शन ऑफ ड्रग जो है वो यहीं पर उगता है। और यही वजह जो यहां पर उगता है, उसके लिए एंटी नार्कोटिक टेरर फोर्स जो है, टास्क फोर्स जो है, उसको ये कह दिया गया कि जहां जहां पर भी कल्टीवेशन होती है उसका प्लान बनाया जाए उस जमीन को लिए, और वहां पर एक इंतबा जारी करते हुए कहा जाए कि ना करें, और अगर करते हैं तो सीधे उन्हें बुक किया जाए, ताकि इस तरीके की कार्रवाई आइंदा ना हो। ये तो यहाँ की लोकल की बात है। लेकिन जो डॉक्टर डिएडिक्शन सेंटर्स के साथ जुड़े हुए या मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए, उनका मानना है कि जनाब अब वो मामला नहीं है जी जो आज से 2 साल पहले हुआ करता था कि बहुत कम लोग आते थे। अब तो बहुत सारे लोग आते हैं, और उन्हें अकोमोडेट करने के लिए भी अब हमें परेशानियां हो रही है। यानी जो आसिफ आपको बता रहे थे, जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो कितना मजबूत है जी, वो इस तरीके से आपको अंदाजा लग सकता है। और एक जमाना था साल 2008 से 2010 के दरमियान, जब आपके पास 308-309 पेशेंट टोटल एक साल के दौरान थे, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके इतना बढ़ा कि 1500% तक उछाल हुई। और सरकार आज अपने डाटे में खुद बता रही है कि 6 लाख के करीब बच्चे हैं जी जो इसका ले रहे हैं, और उम्र की हद खुद बता रहे हैं 17 से 33। तो बराए करम इसमें 2 चीजों का हमने सबने एज अ सोसाइटी के ध्यान रखना होगा। एक ये कि मैंने खुद अपने आसपास देखना है कि किसका बिहेवियर बदल रहा है और क्यों ये बिहेवियर बदल रहा है, और अगर ये बिहेवियर बदल रहा है तो इससे बात करें, इससे नफरत ना करें। एक तो ये, दूसरा इनके वालिदैन को इसकी बात से आगाही दिलाए। और वालिदैन से मेरी हाथ जोड़कर आज ये दरख्वास्त है जी, अक्सर जो अभी तजम्मुल भी बता रहे थे, एक बड़ी परेशानी जो हमारी है वो ये है कि सोशल स्टिग्मा जी, अब माशरे में क्या कहे जगह बेटा इसका चर्सी निकला, बेटा इसका ड्रग एडिक्ट निकला, तो वो ये बात को दबाना चाहते हैं, और दबाते दबाते वो इस हद तक दब जाते हैं, या तो उनका मर्डर होता है, या घर में चोरियां शुरू होती है, या उस बच्चे को कहीं पर डेड बॉडी मिलती है, या फिर पुलिस थाने में या लॉकअप में उसको जाना पड़ता है। तो वो चीज ना हो, अगर आप बात करेंगे तो इसका हल है, बच्चे से बात करें, सोसाइटी से बात करें, और सोसाइटी के जिम्मेदारों को खुलकर इस पर सामने आना पड़ेगा। ये तो जनाब थी सरकारी तौर पर। लेकिन कल एक और फंक्शन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हुई है, और नशे को लेकर, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर किस तरीके से बने, इस सिलसिले में भी कल एक तकरीब हुई है। जी आसिफ। बिल्कुल, नशा मुक्त अभियान जिसका आगाज बाकायदा किया गया है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में यह प्रोग्राम हुआ है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया की भी मदद लेने की और इस प्रोग्राम को
मजीद तेजी के साथ आगे ले जाने की इंतजामिया की कोशिश है। ड्रग्स को जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए सिविल सोसाइटी का और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक साथ एक कदम होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने पर जहां पर जोर दिया गया, वहीं पर नशा मुक्त भारत अभियान अवार्ड सेरेमनी SKICC श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुई। 500 से ज्यादा जो तालीमी इदारे थे सरकार की इस जो मंशियात मुखालिफ मुहिम है इसका हिस्सा बनाने के लिए और जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक काम कर चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा नौजवान जिनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इस नशामुक्त अभियान के अंदर बताई जाती है और 2.7 लाख के आसपास खवातीन की भी एक बड़ी तादाद है और 500 से ज्यादा तालीमी इदारे जो इस अभियान का हिस्सा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस नशामुक्त अभियान के जहां पर अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक इस अभियान को या इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की हैं, एक तो उन्हें एजाज से नवाजा गया। दूसरी बात यह कि मकामी सतह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सख्ती से हिदायत दी है कि न सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट होना चाहिए इस नशा मुक्त अभियान को कामयाब बनाने के लिए और मंशियात को जड़ से मिटाने के लिए। और कुछ खास पॉइंट्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस अभियान के दौरान जिक्र किए गए और डिप्टी कमिश्नर्स हों, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, NGOs के लोग हों, वॉलंटियर्स हों जिनने ग्राउंड पे काम किया है, तालीमी इदारों से जुड़े हुए लोग हों या खुद तालीमी इदारों की मुहिम हों, और इसके अलावा नौजवानों की बाजाबादकारी और काउंसलिंग के लिए जिन लोगों ने बेहतर काम किया है उन्हें अवार्ड से सरफराज किया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से इस अवार्ड में। चलिए जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि वजीर दाखिला ने भी जम्मू कश्मीर के मामले पर एक अहम तरीन इजलास तलब किया था। उस इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट क्यों जारी कर दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। और एक बार फिर हमारी सड़कें अधूरी रही हैं, क्यों रही हैं अधूरी और वादे वफा क्यों नहीं पाया गया, छोटे से ब्रेक के बाद।